अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम रिवाइज करने वाले हैं अपना लेक्चर नंबर 5 CSS ऐसे राइटिंग का। तो ये जो लेक्चर है ये सर आरिफ ने दिया था नोवा नेशनल ऑफिसर्स एकेडमी के अंदर। तो इसका हम आपको समरी के तौर पर पेश करते हैं। ये 3 घंटे का लेक्चर है जो कि हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे आपसे 5 से 10 मिनट के अंदर आपसे डिस्कस कर लें ताकि आपका टाइम भी बच जाए। और बेसिकली ये मैं अपने लिए वीडियोस खुद बनाता हूँ ताकि बाद में मुझे रिवीजन के लिए मुश्किल ना हो। अभी मेरी रिवीजन हो जाएगी और बाद में जो है ना मैं इनको खुद देख लूँगा, क्योंकि मैं 3 घंटे का लेक्चर रिवाइज नहीं कर सकता। तो इसलिए फिर इनको सुन के ही मतलब बंदे को अपने कंसेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं। अब हम चलते हैं लेक्चर नंबर 5 की तरफ। पैराग्राफ राइटिंग। पैराग्राफ एज अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ CSS essay, collection of sentences written to elaborate a certain theme, collection of sentences। और पैराग्राफ राइटिंग के अंदर सरने का जो जिसको पैराग्राफ लिखना आता है उसको ऐसे लिखना आता है। जो पैराग्राफ होता है वो हमारे पास CSS की बैकबोन है। मतलब ये हम जिस भी सब्जेक्ट के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं तो उसके अंदर पैराग्राफ राइटिंग जो है ना हमारे पास एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, स्पेशली CSS essay के अंदर। अब पैराग्राफ होता है कि कलेक्शन ऑफ सेंटेंसेस होती है जो कि एक थीम के तहत हम लिखते हैं। कंपोजिशन ऑफ अ बॉडी पैराग्राफ क्या होता है हमारे पास, उसमें हमारे पास टॉपिक सेंटेंस होता है, उसके बाद हमारे पास सपोर्टिंग पॉइंट्स होते हैं और हमारे पास कंक्लूडिंग सेंटेंस होता है। इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन, हम इसको अप्रोच को कह सकते हैं एज अ मिनी ऐसे। एक पैराग्राफ लिखना एज अ मिनी ऐसे के तौर पर हम ले सकते हैं। हमारे पास नंबर 1 पे आता है टॉपिक सेंटेंस। टॉपिक सेंटेंस हमारे पास क्या करता है, एक्सपेंड्स द सब हेडिंग ऑफ द आउटलाइन, इंट्रोड्यूसेस द टॉपिक और थीम ऑफ द पैराग्राफ इन अ स्पेसिफिक टर्म्स। इट शुड जस्ट बी वन सेंटेंस, कंप्रीहेंसिव एंड कंसाइज। अब टॉपिक सेंटेंस हमारे पास एक सेंटेंस होता है जो कि हमारे पास कंप्रीहेंसिव और कंसाइज तौर के ऊपर हमारे पास जो है ना वो हमारे पास ऐसे की जो स्पेसिफिक टर्म्स होती हैं उसको एलेबोरेट करता है जो टॉपिक के अंदर होती हैं। टॉपिक सेंटेंस शुड बी सिंपल, नॉट लॉन्ग एंड वाइंडिंग सेंटेंस। ये हमारे पास एक सिंपल सेंटेंस होना चाहिए जो उसको बता दे कि भाई ये चीज़ है। इट शुड नॉट कंटेन टू मच डिटेल और स्टैटिस्टिक्स। टॉपिक सेंटेंस के अंदर हम बहुत ज़्यादा स्टैटिस्टिक्स या डिटेल्स नहीं डालते। नंबर 2 के ऊपर हम जो है ना पैराग्राफ राइटिंग के अंदर देखते हैं रीजनिंग या एक्सप्लेनेटरी सेंटेंस लिखते हैं। इट एक्सप्लेन्स द टॉपिक सेंटेंस और गिव इट्स रीजंस। ये हमारे पास या तो टॉपिक सेंटेंस को एक्सप्लेन करता है या फिर हमारे पास रीजन देता है, जैसे कि हमारे पास नाम से एक्सप्लेनेटरी या रीजनिंग रीजन देता है या फिर एक्सप्लेन करता है। दिस सेंटेंस शुड नॉट इंक्लूड एनी न्यू डिटेल। इसके अंदर कोई हम न्यू डिटेल ऐड नहीं करते। एनी स्टैटिस्टिक्स और डिटेल्स रिक्वायर्ड टू एक्सप्लेन द टॉपिक सेंटेंस शुड बी गिवन हियर। कोई भी हमारे पास जो होते हैं ना अब स्टैटिस्टिक्स या डिटेल्स वो हम इसमें दे सकते हैं एक्सप्लेनेटरी या रीजनिंग सेंटेंस। नंबर 3 के ऊपर हम लिखते हैं स्पोर्टिंग पॉइंट। तो स्पोर्टिंग पॉइंट हमारे पास क्या होता है, इट गिव्स द मेन आर्गूमेंट रिलेटेड टू द टॉपिक सेंटेंस, इट सपोर्ट्स द टॉपिक और थीम ऑफ द पैराग्राफ। तो हम इसके अंदर अपनी मेन आर्गूमेंट देते हैं जो हमारे पास टॉपिक से रिलेटेड होती है, टॉपिक सेंटेंस से रिलेटेड होती है, और ये हमारे पास जो टॉपिक है ना या थीम ऑफ द पैराग्राफ होता है उसको सपोर्ट करने के लिए हम सपोर्टिंग पॉइंट देते हैं। सपोर्टिंग पॉइंट एक्चुअली इनलार्जेस द स्कोप ऑफ द पैराग्राफ। नंबर 4 के ऊपर हम आते हैं, हमारे पास होती है एग्जाम्पल या एविडेंस देते हैं एक पैराग्राफ राइटिंग के अंदर। तो वो क्या होता है हमारे पास में फैक्ट्स फिगर्स आ जाते हैं, स्टैटिस्टिक्स आ जाती हैं, एग्जाम्पल्स आ जाती हैं, कोटेशंस टू प्रोवाइड फैक्चुअल एविडेंस ऑफ सपोर्टिंग पॉइंट। अब हमारे पास क्या होता है, एग्जाम्पल या एविडेंस लिंक्स द सपोर्टिंग पॉइंट इनटू रियलिटी। हमारे पास नंबर 5 पे आ जाता है कंक्लूडिंग सेंटेंस। कंक्लूडिंग सेंटेंस का मतलब होता है ख़त्म करना, कंक्लूड करना। कंक्लूड द आर्गूमेंट और थीम यानी पॉइंट ऑफ डिस्कशन इन द पैराग्राफ। ये हमारे पास प्राइमरी टॉपिक होता है, ठीक हो गया। पॉइंट डिस्कस्ड इन द पैराग्राफ सम्स अप व्हाट हैज़ बीन सेड इन द sentences above it. As a rule, there should be no new point in the concluding sentence. Do not try to offer the solution, remedy or problem here. Hence the next paragraph यानी सेकेंडरी टास्क होता है इसका पैराग्राफ राइटिंग के अंदर। अब हमारे पास पैराग्राफ की हेडिंग या टॉपिक, अब जैसे ना इसके हम अब एग्जांपल्स कर रहे हैं कि हमने जितने पॉइंट एक्सप्लेन किए हैं ये 5 पॉइंट की बेस पे जो हम एक पैराग्राफ राइटिंग करते हैं हम उसके एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको समझ आए कि हम किस तरह एक पैराग्राफ को राइट अप करते हैं और एक हमारा पैराग्राफ जो है ना वो इजीली किस तरह बन जाता है इन रूल्स को फॉलो करते हुए। अब पैराग्राफ की हमारे पास हेडिंग या टॉपिक है वो है लैक ऑफ प्लानिंग इन एजुकेशन सेक्टर इन पाकिस्तान। अब हमने इसका टॉपिक सेंटेंस जैसे मैंने आपको पीछे सारा एक्सप्लेन किया कि हम टॉपिक सेंटेंस को कैसे लिखते हैं, उसके अंदर क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, उसकी बेस पे अब हम इन चीज़ों को लिख कर आपको दिखाते हैं। टॉपिक सेंटेंस क्या है हमारे पास, लैक ऑफ प्लानिंग हैज़ क्रिएटेड सेवरल प्रॉब्लम्स विच लीड टू पुअर एजुकेशनल स्टैंडर्ड इन पाकिस्तान। अब इसके अंदर नंबर 2 पे हमारे पास क्या था, रीजनिंग या एक्सप्लेनेशन। वो हम किस तरह लिखेंगे, व्हेन द एजुकेशनल प्लानर्स डू नॉट हैव क्लियर
of directives or policies, they are unable to create such systems that could provide good standard of education. नंबर 3 पे हम लिखते हैं स्पोर्टिंग पॉइंट। एक पैराग्राफ को लिखने के लिए जो स्पोर्टिंग पॉइंट होता है वो हमारे पास क्या होता है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इन पाकिस्तान यूजुअली हैज सच पीपल एट द helm of affairs who either have outdated knowledge or who lack expertise of educational planning. Number 4 पे हम देखते हैं एग्जाम्पल। For example, primary, middle and high level classes require different types of planning for curriculum, conduct and assessment. But in Pakistan, a single ministry without divisions of departments take all the decisions about the sections of school education. हमारे एग्जाम्पल्स भी हो गई। अब हम नंबर 5 पे लिखते हैं कंक्लूडिंग सेंटेंस। कंक्लूडिंग सेंटेंस हम किस तरह लिखते हैं, इन दिस वे एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स हैव नॉट इम्प्रूव्ड इन पाकिस्तान बिकॉज ऑफ पुअर प्लानिंग और इनएडुकेट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एजुकेशन पॉलिसीज। तो इस तरह हमारा पैराग्राफ बन जाता है विदाउट एनी टेंशन। अब हम आते हैं पैराग्राफ स्ट्रक्चर विद एग्जांपल। हम एक और आउटलाइन की सब हेडिंग लेते हैं और उसके ऊपर पैराग्राफ लिखकर आपको दिखाते हैं। ये हमारे पास है ब्लीक पीस प्रोस्पेक्ट्स इन अफगानिस्तान। अब हमारे पास इसका टॉपिक सेंटेंस क्या बनेगा, द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ एस्टेब्लिशिंग पीस हैव मोस्टली बीन ब्लीक इन अफगानिस्तान। अब इसकी रीज़न ऑफ एक्सप्लेनेशन क्या है, ये रीज़न या एक्सप्लेनेशन क्या देंगे हम इसकी, द रीज़न इज़ डैट थ्रू आउट द हिस्ट्री अफगानिस्तान हैज़ सीन अ लिटिल पीस इन टोटलिटी। नंबर 3 पे हम इसके सपोर्टिंग पॉइंट लिखते हैं, द लैंड ऑफ अफगानिस्तान विद इट्स माउंटेन्स terrains is somewhat responsible for varying history of its ethnically different people who lived isolated in different valleys and plains. एविडेंस हम क्या देखते हैं, अफगानिस्तान comprises 34 provinces, each of which is ruled by 1 or 2 dominant tribes. These tribes are mostly at daggers drawn with each other. Whether the disputes is territorial, cultural, social or religious, it is mostly settled in militant style. अब हम इधर जो एविडेंस दिए है वो ऐसे हवाई एविडेंस नहीं दिया। जो क्रिस्टोफ जेफरोल्ट है ना, उसकी बुक है पाकिस्तान एट द क्रॉस रोड्स 2016 के अंदर उसने राइट की है। तो इसके अंदर से हमने ये पैच उठा के यहाँ पे एविडेंस के तौर पे दिया कि भाई अफगानिस्तान ऐसे अफगानिस्तान के अंदर ब्लीक पीस नहीं है, ये सारी इसकी एविडेंस है। तो इस तरह ये हमारा पूरा पैराग्राफ एक हमने ड्रॉ किया है। तो ये रिसर्च बेस्ड स्टडी है, रिसर्च बेस्ड राइटिंग है, ऐसे कि इसके अंदर आपकी बहुत ज़्यादा राइटिंग और बहुत ज़्यादा रिसर्च इन्वॉल्व होती है, फिर जाके आपको एक मैक्सिमम जो है ना अच्छे मार्क्स ऑब्टेन करने के लिए आप कंडीशन में होते हैं। ऐसे मस्ट हैव रेफरेंसेस फॉर ईच पैराग्राफ, एटलीस्ट 10 to 12 मिनिमम रेफरेंसेस या एविडेंस शुड बी इंक्लूडेड इन योर एसे। क्योंकि हम ऐसे के अंदर 17 पैराग्राफ लिखते हैं तो एटलीस्ट हमारे पास 10 से 12 रेफरेंसेस होने चाहिए। अब हम आते हैं अपने ऐसे के लेक्चर की नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। पैराग्राफ इज़ लाइक अ मिनी ऐसे, यह जैसे हमने पीछे बात की थी। तो उसका जो है ना अफगानिस्तान वाले का जो कंक्लूडिंग सेंटेंस है वो मैंने इस तरह लिखा है, इन दिस वे द डिज़ायर ऑफ पीस इन अफगानिस्तान इज़ नॉट सपोर्टेड बाय हिस्टोरिकल एविडेंसेस। तो हमने इसके एविडेंस भी दिया बुक से, ठीक है। अब एविडेंसेस हमारे पास क्या होते हैं, अब आपको पता चलेगा कि एविडेंसेस हम किस तरह लिखते हैं, कहाँ से आते हैं, क्या होते हैं। ये हमारे पास जो है एविडेंसेस हम कलेक्ट करते हैं जो 10 हम और सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं या 11 सब्जेक्ट्स। और कंटेंट ऑफ ऐसे के लिए हमारे पास क्या होते हैं, ऑप्शनल और कंपलसरी दोनों सब्जेक्ट्स होते हैं। वहाँ से हमारे पास कंटेंट्स क्रिएट हो जाते हैं सारे ऐसे के बारे में। एनर्जी सेक्टर होता है हमारे पास, हेल्थ होता है, एजुकेशन होती है, डेमोक्रेसी होती है और इस तरह पॉलिटिकल सेंस होती है। तो ये सारी चीज़ें हम वहाँ से फिर कलेक्ट करते हैं अपने एविडेंसेस भी। अब हमारे पास एक फैक्ट शीट मेथड होता है एविडेंस कलेक्ट करने के लिए। हम एक रजिस्टर लेते हैं, उसको 15 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं डोमेन्स के अंदर और फिर लेबल कर देते हैं। फिर हम उसको क्या करते हैं, राइटर फुल नेम लिखते हैं, आर्टिकल नेम लिखते हैं, ईयर लिखते हैं, रेफरेंसेस लिखते हैं। अगर हम कोई भी आर्टिकल पढ़ते हैं डॉन वगैरह के अंदर या खुद ही कोई रिसर्च करते हैं नेट के ऊपर और हम एक अच्छा सा फ्रेश आर्टिकल लेते हैं तो हम उधर राइटर का फुल नेम लिखते हैं, आर्टिकल का नेम लिखते हैं, ईयर लिखते हैं, ये फिर हमारा रेफरेंस बन जाता है। अब जो हमारे पास एरियाज़ हैं जहाँ से हम जिनके लिए हमने एविडेंस कलेक्ट करने हैं, फिर सर ने वो हमारे साथ शेयर किए। वो क्या थे हमारे पास, एजुकेशन, हेल्थ, इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, वुमेन एम्पावरमेंट, पॉलिटिक्स, डेमोक्रेसी, सोशल, मेजर क्राइसिस। सोशल क्राइसिस हमारे पास क्या है, पावर्टी, करप्शन, ओवर पॉपुलेशन, अनएम्प्लॉयमेंट। मेजर क्राइसिस हमारे पास वाटर क्राइसिस, एनर्जी क्राइसिस, इकोनॉमिक क्राइसिस, क्राइसिस ऑफ गवर्नेंस, ये चीज़ें आ जाती हैं। मेजर ग्लोबल कन्फ्लिक्ट्स के अंदर हमारे पास क्या आ जाता है, चाइना यूएस ट्रेड वार एक्सेट्रा, इस तरह के टॉपिक्स आ जाते हैं। पाकिस्तान फॉरेन रिलेशंस के हमारे पास क्या आ जाते हैं, इंडिया के साथ रिलेशन और मिडिल ईस्ट के साथ रिलेशन एक्सेट्रा। उसके बाद हम आते हैं अपने लेक्चर के इख्तितामी साइट पर। वो क्या हमारे पास कंटेंट हो सकते हैं, एसेट्स हो सकते हैं या ट्रेयर होते हैं हमारे लिए सीएसएस के अंदर, जिनको हम डिफरेंट जगह के ऊपर यूज़ कर सकते हैं।
इन एविडेंसेस एटसेट्रा। हमारे पास क्या है, रिलीजियस टॉलरेंस जो है ना, ये भी एक कंटेंट है। इस्लामोफोबिया, करतापुर राहदारी या सेक्टेरियनिज्म वगैरह, ये इस तरह इसके ऊपर भी हम एविडेंस कलेक्ट करेंगे। टेररिज्म, जैसे हमारे पास क्राइसिस ऑफ पीस है, लॉ ऑर्डर, जुडिशरी एटसेट्रा, इसके ऊपर भी करेंगे। आईटी के ऊपर अलग करेंगे, टेक्नोलॉजी के ऊपर अलग करेंगे और एआई के ऊपर अलग करेंगे। वैसे जो एआई है हम उसको आईटी के साथ भी मर्ज कर सकते हैं। इसके अंदर हम क्या देखते हैं, इनके थ्रेट्स देखते हैं, बेनिफिट्स देखते हैं। टेक्नोलॉजी के अंदर हम टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस देखते हैं और इंडस्ट्रियलाइजेशन वगैरह को इस जो डोमेन है ना उसमें रखेंगे, अपने एविडेंसेस रजिस्टर के ऊपर, फैक्ट बुक के अंदर, ठीक है। फिर हम इन्वायरमेंट के ऊपर करेंगे। इन्वायरमेंट वैसे हम इन्वायरमेंटल साइंसेज या फिर हम जीएसए के अंदर भी इसके ऊपर काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है ऐसे रिलेटेड, ठीक हो गया। फिर हेल्थ के ऊपर देखेंगे, डिजीज इफेक्ट्स, जैसे कोविड-19 आया था, उसमें पाकिस्तान की इकोनॉमी को क्या हुआ, ग्लोबल इकोनॉमी के ऊपर क्या इफेक्ट हुआ, सोशल इफेक्ट्स क्या हुआ, हेल्थ सेक्टर किस तरह इफेक्ट हुआ और एक्सपोज हुआ दुनिया का। तो इस तरह जो है ना डिफरेंट किस्म की हम डोमेन्स बनाएंगे और उन डोमेन्स पे डाटा कलेक्ट करेंगे, उन पे एविडेंसेस कलेक्ट करेंगे, उन पे रिसर्च करेंगे। तो इस तरह फिर जो हमारे पास है ना वो एविडेंसेस कलेक्ट हो जाएंगे एक ऐसे राइटिंग के अंदर। होप सो दिस लेक्चर विल बी इन्फॉर्मेटिव फॉर यू पीपल। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लेक्चर नंबर 6 जो है ना वो डिस्कस करेंगे और उसकी भी समरी डिस्कस करेंगे। ऐसे छोटी सी 3 घंटे का लेक्चर है, मगर मैं आपको इंशाल्लाह 10 मिनट के अंदर 15 मिनट के अंदर करवा दूँ। अल्लाह हाफिज़, हैव अ ग्रेट टाइम।